जय हिंद एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है पेट्रोटिक आईएएस में। ये है हमारा आईएएस पीसीएस वाले डेली करंट अफेयर्स और आज का जो मुख्य टॉपिक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सियाचिन 40 इयर्स ऑफ द मेघदूत ऑपरेशन। तो ऑपरेशन मेघदूत हुआ था 1984 में एंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम इट वाज डन in a very harsh condition. आप देख सकते हैं, this is the location, this is beautiful, but this is a harsh condition as well. This is considered as the highest as well as the coldest battlefield of the world. वैसे इसका सियाचिन का मतलब होता है कि लैंड ऑफ द रोज, गुलाबों का जो एरिया हो, गुलाबों का जमीन हो, गुलाबों का एक ये ऐसे माना जाता है। लेकिन दिस इज ये अनफॉर्चुनेट है कि डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया है और यहाँ पे हमारी मिलिट्री ही एक दूसरे पे फायर करती रहती है। ओके, सो दिस इज द रीजन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का पार्ट है। क्योंकि आफ्टर द इंडिपेंडेंस 1970s के टाइम में ये प्रोमिनेंस में आया, 1970s से कॉन्टेस्टेशन स्टार्ट हुआ एंड 1984 में जाके इंडिया इस पे कंट्रोल किया। उसके बाद भी फायरिंग होती रही कंटिन्यू और पाकिस्तान इस पे क्लेम करता रहा। तो ये पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इंडिया और पाकिस्तान का जो रिलेशन है उसमें जो सियाचिन है वो भी एक मेजर इशू है। इसको लो हैंगिंग फ्रूट माना जाता है कि इसको रिजॉल्व किया जा सकता है क्योंकि इसका एरिया सिर्फ 85 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है जिसपे क्लेम चल रहा है। ओके, लेकिन अभी ये लो हैंगिंग फ्रूट नहीं माना जा रहा है। अभी माना जा रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड इशू हो गया है। क्यों हो गया है वो अभी हम देखेंगे। फिर ये ज्योग्राफी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया। जो नुब्रा वैली है, साल्टोर रीज है, बाल्टोर ग्लेशियर है, जितने भी हैं वो आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट जो नदियां हैं वो भी यहाँ से निकलती हैं, जैसे कि सियोक रिवर है, इंडस रिवर है, ये सब भी इसी एरिया से होके, इसके नीचे के एरिया से होके आते हैं। दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट। ओके, ये मैप में देखिएगा कि ये आप देखिएगा इंडस है, नीचे से आ रहा है, लेकिन इनके सोर्स कहीं ना कहीं ये भी हैं। ओके, यहाँ पे सियोक रिवर है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसकी हाइट जो है, द हाइट ऑफ सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड एट द एल्टीट्यूड ऑफ नियर अबाउट 15,632 स्क्वायर फीट, नॉट स्क्वायर फीट। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा कि दिस इज इनटू द काराकोरम रेंज। तो काराकोरम रेंज आप देखिएगा धौलोधर होता है, उसके बाद पीर पंजाल है। आप मैप में इसको लोकेट कीजिएगा, यहाँ पे आएगा धौलोधर, धौलोधर के बाद पीर पंजाल आता है, पीर पंजाल के बाद यहाँ पे लद्दाख रेंज आएगा, लद्दाख के पीछे काराकोरम आएगा, जस्कर रेंज इसके बीच में आता है, लद्दाख के जस्ट पहले। तो ये रेंज आप अरेंज कर लीजिएगा, कई बार यूपीएससी ज्योग्राफी के क्वेश्चन में बना के पूछ देता है। सबसे पहले धौलाधर, धौलाधर के बाद पीर पंजाल, पीर पंजाल के बाद ये जास्कर रेंज और जास्कर के बाद लद्दाख रेंज और लद्दाख के बाद यहाँ पे आ जाएगा ये जो रेंज होगा, ये काराकोरम रेंज है। ओके, ये मैं हाथ से ऐसे बना देता हूँ। ओके, दिस इज नोन एज द लैंड ऑफ रोज, अभी मैंने आपको बताया, एंड दिस इज द हाईएस्ट एंड द कोल्डेस्ट बैटलफील्ड। दिक्कत क्या हुई, क्यों लड़ाई स्टार्ट हो गया, मैटर क्या है? जो मैटर है वो सिमला एग्रीमेंट से है। सिमला एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि जो NJ 9842 पॉइंट है, एक पॉइंट है, उसके बाद से जो बॉर्डर लाइन चलेगी वो नॉर्थ के तरफ चलेगी। तो ये NJ 9842 है, यहाँ के बाद से इसको नॉर्थ में ऐसा सिमला एग्रीमेंट में बोला गया। तो ऐसे जाना चाहिए था। ओके, ये जाना चाहिए था। एक बार मैं ड्रॉ कर दूं इसको तो क्लियरिटी आएगी। दिस शुड गो लाइक दैट। ओके, ये यहां पे जाना चाहिए था, लाइक दिस, दिस शुड बी लाइक दिस। अब लेकिन ये है कि इंडिया एंड पाकिस्तान अपना अपना इंटरप्रिटेशन करते हैं। इंडिया बोलता है कि जो नॉर्थ है वो इस ग्लेशियर से होते हुए, वेस्ट साइड से होते हुए नॉर्थ पे जाएगा। पाकिस्तान बोलता है कि ये ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है, ये यहां से होते हुए नॉर्थ में तो जाएगा, जो नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट। अब यही दिक्कत है, अपना अपना इंटरप्रिटेशन है और उसको लेके इश्यू है। ओके, अब यहां पे बात आती है कि इस पे क्लेम नहीं था। क्यों? 19 सिमला एग्रीमेंट के टाइम पे 1972 था, उस समय कोई जा नहीं पाता था, टेक्नोलॉजी थी नहीं, बहुत मुश्किल होता था। उस समय उतना क्लोथ नहीं था, शूज नहीं थे कि वो पहन के वहां जाया जा सके, ना इधर इंडिया के पास ना इधर पाकिस्तान के पास। ओके, लेकिन
पाकिस्तान के पास कुछ नहीं था, फिर भी पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान जो फॉरेनर्स थे उन माउंटेनियर्स को माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन के लिए वो अलाउ करने लगा कि हम अलाउ कर रहे हैं, आप जा सकते हैं। अगर कहूँ कि आप इस घर में आके रह सकते हैं, कोई खाली घर है, कोई नहीं रह रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मेरा क्लेम होगा ना, ये घर मेरा है, तभी तो मैं अलाउ करूंगा। अब इंडिया को ये बात अच्छी नहीं लगी कि आप कह रहे हैं कि फॉरेनर्स को आप जाइए, हमसे आके आप अपना परमिशन लीजिए। परमिशन दे रहे हैं, इसका मतलब योर ओनरशिप, योर राइट हियो। और इंडिया का जो इंटेलिजेंस था वो भी पता लगा लिया कि जो पाकिस्तानी आर्मी है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, वो जो माउंटेन पे चढ़ने वाले जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो क्लोथ्स होते हैं, शूज होते हैं, ग्लव्स होते हैं, वो खरीदारी कर रहे हैं होलसेल में। तो अब इंडिया को लगा कहाँ पे जाएंगे, ये सियाचिन में ही तो जा रहे होंगे। अगर आर्मी की इतनी ज्यादा हाई क्वांटिटी में खरीद रहे हैं, एक दो होता तो समझ में आता कि जो माउंटेनियर्स है वो जा रहे हैं, 10 भी 20 भी। अब अगर हजारों में खरीदा जाए तो कहीं ना कहीं आर्मी का एक्सपेडिशन हो रहा है। और इसी को देखते हुए इंडिया ने पाकिस्तान के पहले ही प्लान बना के एक्सपेडिशन करा और वहां पे हमने कैप्चर कर लिया। ओके, वहां पे हमने 1987 में दोबारा एक करा, उसका नाम था क्वेड पोस्ट, जिसको बाद में बना पोस्ट के नाम से जाना जाता है। और बना पोस्ट किसके नाम पे है, नायब सूबेदार बना सिंह के नाम पे। अभी हम जानेंगे नायब सूबेदार बना जो है उनका बहुत ही सेंट्रल रोल था कैप्चर करने में। ओके, तो अब यहां पे हुआ कि कैप्टन संजय कुलकर्णी ने अपना झंडा लहरा दिया बाली फोर्ड लॉ, जो पास है माउंटेन 18,000 फीट पे है, उस पे उन्होंने झंडा लहरा दिया और हमने कहा कि यहाँ पे हम, ये है नायब सूबेदार बना सिंह। इनको बाद में परमवीर चक्र दिया क्योंकि ये एक आइस वॉल जैसे जगह था, वहां पे इन्होंने आर्मी को लीड किया, चढ़ के उन्होंने कैप्चर किया इस एरिया को, और इसी के लिए इनको परमवीर चक्र भी दिया गया था। ओके, अब इंडिया ने जब कैप्चर कर लिया, अंडर द कंट्रोल कर लिया, अंडर द ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में आपके काम आ सकता है, प्लीज याद रखिएगा। ओके, वहां कैप्चर करने के बाद मामला शांत नहीं हुआ। 1984 से लेकर 2003 तक कंटिन्यू एक दूसरे पे गोलियां चलाती रही दोनों देशों की आर्मी। 2003 में हार थक कर इन्होंने सीज फायर एग्रीमेंट किया और इन्होंने बोला यस, इंडिया का जो पोजीशन है उसको किया गया कि एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन इन द सियाचिन। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक्सेप्ट करना पड़ा, जो कंट्रोल है वो इंडिया के हाथ में है। तो ये थोड़ी सी मामला ठंडा हो गया, अभी तक इस पे कोई अब लड़ाई झगड़ा नहीं है। लेकिन अभी भी वो ये बात हो रही है कि अभी भी दिक्कत है वहां पे, क्योंकि अभी हमने देखा कि चाइना जिस तरीके से डिफरेंट एरियाज, जैसे हमने देखा लद्दाख में हो या हमने देखा अरुणाचल प्रदेश में हो या सिक्किम वाले एरिया में हो, जिस तरीके से वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है बॉर्डर के पास, उस तरीके से थ्रेट है वो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए। ओके, अभी रिसेंट डेवलपमेंट क्या है, रिसेंट डेवलपमेंट हम देखते हैं कि अभी टेक्नोलॉजी बढ़ गई, जो फैसिलिटीज है आर्मी की वो बढ़ गई, लेकिन अभी भी देखते हैं कि जो इंडिया का जो खर्च है वहाँ आर्मी को रखने में, वो पर डे का करोड़ों के हिसाब से आता है। और ये कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाता है कि इसका हम अच्छा यूज कर सकते हैं अगर दोनों कंट्रीज एक्सेप्ट कर लें कि वहाँ पे मिलिट्री नहीं रहेगा, उसको एक तरीके से कॉमन इंगेजमेंट के रूप में देखा जाए, कॉमन एक तरीके से वहाँ पे गार्डिंग हो और दोनों के आर्मी मिल के वहाँ को एक तरीके से गार्ड करें और देखभाल करें, बस इतना हो सकता है। तो दोनों जगहों के दोनों आर्मी का जो नंबर ऑफ डेथ है, कैजुअलिटी है, पैसे जो खर्च होते हैं वो घट सकते हैं और जो वहाँ पे टेंशन बना हुआ उसको रिड्यूस कर सकते हैं। और एक तो ये भी है कि वो वाटर रिसोर्स है ग्लेशियर होने के कारण, और इसलिए उसका इम्पोर्टेंस काफी अधिक है और दैट्स वाई बोथ कंट्रीज डोंट वांट टू, अपना क्लेम छोड़ना नहीं चाहते हैं वहां पे। ओके, अभी देखते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग का भी इम्पैक्ट है। रिसेंटली जो स्नाउट हम कहते हैं, स्नाउट होता है जो लास्ट, जहाँ से ग्लेशियर स्टार्ट होता है, जो लास्ट पार्ट ऑफ द लैंड होता है जहाँ से ग्लेशियर स्टार्ट हो जाता है, इसको स्नाउट कहते हैं। हमने देखा ये पीछे चला गया, पहले यहाँ पे था, अब ये रिसीड कर रहा है। ओके, हमने देखा कि लेकिन अभी टेक्नोलॉजी के कारण वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुँच गई है। जैसे हमने वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल है, उसका यूज करके डायरेक्ट हम सैटेलाइट से कनेक्ट करके इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर दे रहे हैं।
और कहीं ना कहीं हमने जो न्यू टाइप के व्हीकल जो अभी टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है और व्हीकल है, इसको कहते हैं ऑल टेरेन व्हीकल। इस तरीके का होता है, कभी आप हिमालय पे जाएंगे, कभी आप मनाली जाएं और वहां से रोहतांग पास जाएं, तो आपको इस तरीके की गाड़ियां देखने को मिलेगी। ऐसे ही गाड़ियों पे आपको घुमाया जाता है, ये कॉमन है। आपको थोड़े बहुत किराए देने होंगे और आपको चलाने के लिए दिया जाएगा। तो ये अभी का डेवलपमेंट है। व्हाट नेक्स्ट? सियाचिन और क्रीक को माना जाता था कि ये लो हैंगिंग फ्रूट्स है, मतलब इनको इजीली रिजॉल्व किया जा सकता है। लेकिन ड्यू टू द चाइनीज एग्रेशन, चाइनीज का जो प्रेजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, उसके कारण इसको अभी भी कॉम्प्लिकेटेड माना जा रहा है। लेकिन अभी हमारा क्या इनिशिएटिव है, जो डिफेंस सेक्रेटरीज लेवल पे अभी भी कंटिन्यूअस हम बात चला रहे हैं। इंडिया ने यहाँ तक एक्सेप्ट किया है कि अगर पाकिस्तान रेडी हो तो हम डिमिलिटराइज कर सकते हैं। लेकिन यही है कि जो 100 किलोमीटर एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो इंडिया के कंट्रोल में ही है। कहीं पे डिसएग्रीमेंट भी देखने को मिलता है, जैसे आर्मी चीफ जनरल मेजर मुकुंद नरवाने हैं, इन्होंने बोला है कि ये हम नहीं दे सकते किसी कीमत पे, इस पे इंडिया का कंट्रोल ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्योंकि जो कल्यूसिव नेचर पाकिस्तान एंड चाइना का है, वो थ्रेट क्रिएट कर सकते हैं अगर इंडिया इस पे कंटिन्यू अपना कैप्चर, अपना पोजीशन बना के नहीं रखता है। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द दिस न्यूज, सो यू शुड अंडरस्टैंड। सक्सगाम वैली क्या है, इसको भी देख लीजिएगा। सक्सगाम वैली जो है वो पाकिस्तान के पास था, वो पीओके का पार्ट था, पाकिस्तान ने कैप्चर किया था। 1963 में पाकिस्तान खुश होके उसको चाइना को गिफ्ट में दे दिया था। ये वाला एरिया जस्ट सियाचिन के ऊपर का एरिया है, ये आप सक्सगाम वैली एक देख सकते हैं। ओके, तो यही है सक्सगाम वैली, इसको गिफ्ट में दे दिया पाकिस्तान ने। यहाँ तक कि उस पे देखा जाए तो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, वो इंडिया का क्लेम है, लेकिन चाइना ने ले भी लिया। तो इसलिए माना जाता है कि कहीं ना कहीं अब हो सकता है 1962 में इंडिया का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था, इंडिया थोड़ा सा कम परफॉर्म किया था, खुश होके पाकिस्तान को चाइना ने दे दिया हो। लेकिन अभी भी ये है कि हम इसीलिए कह रहे हैं कि ये हम चाइना को या पाकिस्तान को इस पे हम अपर हैंड नहीं दे सकते हैं। एक काफी इंपॉर्टेंट इशू है, इसीलिए इस पे एक क्वेश्चन मेंस के लिए हमने लाया है, और इस पे प्लीज आप आंसर लिखेगा। डिस्कस द इशू ऑफ द कश्मीर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान विद सजेशंस टू रिजॉल्व द इशू। तो यहाँ पे बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, इशू ऑफ द कश्मीर बताना है एंड सजेशन देना है टू रिजॉल्व। तो स्टार्ट कैसे करेंगे? इशू जो है, पहले हम ये बताएंगे कि हिस्टोरिकल एंड कॉन्टेक्चुअल बैकग्राउंड क्या था, कि इंडिया जो जम्मू एंड कश्मीर था वो पिंसली स्टेट था। उसके जो राजा हरि सिंह थे वो किसी भी ना इंडिया के साथ और ना ही पाकिस्तान के साथ इंटीग्रेट करना चाहते थे, एक सोवरेन नेशन, सोवरेन स्टेट के रूप में अपने आप को देख रहे थे। अब पाकिस्तान ने उस पर मिलिट्री अटैक किया ट्राइबल के हेल्प से, ट्राइबल को उन्होंने सपोर्ट किया था, बोलते हैं कि ट्राइबल अटैक था, लेकिन मिलिट्री के सपोर्ट से वो अटैक हुआ था। फिर राजा हरि सिंह जो थे उन्होंने दबाव में आके इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन करा था। उसके बाद इंडियन आर्मी ने जहां तक कोशिश किया था जिस एरिया को बचा पाए, लेकिन जो कैप्चर में रह गया वो आज पीओके है। जो ट्राइबल ने कैप्चर किया था, जो पाकिस्तान आर्मी की हेल्प से कैप्चर किया था, वो पाकिस्तान का हिस्सा है, उसको बल्तिस्तान कहते हैं। एंड यस, तो यहाँ पे देखिएगा ये इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। अब इस पे क्या क्यों इम्पोर्टेंट है? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो वखान कॉरिडोर है जो इंडिया को अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया से जोड़ता है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार मैं आपको वखान कॉरिडोर एक बार शो करता हूँ। यहाँ पे वखान कॉरिडोर, जस्ट गिव मी 1 मिनट। यहाँ पे आपको जो दिख रहा होगा ये पाकिस्तान का एरिया है, जस्ट यहाँ पे जो यहाँ से होके मैच कर रहा है यहाँ, और ये तजिकिस्तान है, ये सेंट्रल एशिया से हम एंट्री कर सकते हैं। तो ये एरिया से हम अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया में एंट्री कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज ये है कि ये ग्लेशियर्स है, ग्लेशियर्स है वाटर का रिसोर्स है, फ्रेश वाटर रिसोर्स है। आने वाला जो टाइम है वो वाटर स्कार्सिटी से जूझ रहा होगा। अभी ये माना जाता है कि जो थर्ड वर्ल्ड वार होना है वो वाटर के डिस्ट्रीब्यूट पे हो सकता है, इसीलिए वाटर का काफी इंपॉर्टेंस है, इसीलिए इस एरिया का इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, अब सजेस्टेड सोल्यूशन क्या था? सोल्यूशन बहुत से लोगों ने बहुत कुछ दिया, जैसे कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि हमको ये वाला इश्यू इंसानियत, जमहूरियत एंड कश्मीरियत के बेसिस पे करना चाहिए। इंसानियत, ह्यूमैनिटी, एक दूसरे से बिना युद्ध किए आपस में देख सकते हैं कि एक दूसरे का भला कैसे हो सके। कश्मीरियत, जो कल्चर ऑफ द कश्मीर है, टू रिस्पेक्ट ईच अदर,
टू बी काइंड, टू बी वेरी मच हम्बल एंड ह्यूमिलिटी शो जो करते हैं वो। ओके, एंड डेमोक्रेसी कि लोगों का उसमें मत होना चाहिए, लोगों के सजेशन से, लोगों के आइडियाज लेने चाहिए, उनका जो भला हो उस पे हम इसको गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। डेमोक्रेसी का यही होता है, बाय द डेमोक्रेसी मीन्स कि जो डिसीजन होना चाहिए बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड अमॉन्ग द पीपल, वो होना चाहिए कि लोग ही डिसीजन ले, अपने लिए ले और उस एरिया के प्रोस्पेरिटी के लिए ले। ओके, हमने देखा कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे और उस समय जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे जनरल परवेज मुशर्रफ, जो पहले आर्मी के चीफ भी थे, वो लोग यहाँ तक एग्री हो गए थे कि इसको हम सॉफ्ट बॉर्डर में कन्वर्ट कर देते हैं, मिलिट्री हटा देते हैं, डिमिलिटराइज कर देते हैं, और वहाँ पे जो ट्रेड है गुड्स एंड सर्विसेज का उसको फ्री कर सकते हैं, मूवमेंट ऑफ द पीपल वो फ्री हो सकती है, इससे हम काफी कुछ प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो यहां तक ये गया था। ओके, इंडिया ने जो प्लेबिसाइड का है वो इंडिया एक्सेप्ट नहीं करता है। इंडिया बोलता है कि एक तो उस समय 1949 में नहीं एक्सेप्ट किया था क्योंकि बोला था कि आप आर्मी हटाइए, पाकिस्तान ने अपना पीओके से आर्मी नहीं हटाया था, तो हमने कहा प्लेबिसाइड के लिए हम नहीं एग्री। हम अभी हम नहीं एग्री है। इंडिया क्यों नहीं एग्री है? अभी इंडिया का ये है कि आपने डेमोग्राफी चेंज कर दिया है, जो पीओके है, जो बल्तिस्तान है, वहां पे आपने अपने लोगों को लाके बसा दिया। अब वो आपके ही फेवर में देंगे, जो पाकिस्तान के, अगर वहां पे जनता बसी है तो वो पाकिस्तान के ही फेवर में देगी। तो इंडिया प्लेबिसाइड के लिए रेडी नहीं है। पाकिस्तान ये भी मांग करता है कि थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर दीजिए। इंडिया कहता है क्यों थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करें, ये बायलेटरल इशू है, हम ही आप मिलकर कर लें, क्यों तीसरा कंट्री आ जाए, क्योंकि हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हैं कि ये इंटरनेशनल इशू है। तो इंडिया इसके लिए भी नहीं है। और शिमला एग्रीमेंट एंड जो लाहौर डिक्लेरेशन था, कंटिन्यू इंडिया का स्टैंड यही रहा है। तो अभी सोल्यूशन ये हो सकता है कि जो इंडिया को राइट रेशनल चॉइस फॉर ए मेच्योर पावर, कुछ जगह पे हम कॉम्प्रोमाइज करें और कुछ जगह पे अपना लीडरशिप दिखाएं, और कहीं ना कहीं यहाँ पे कश्मीर के लोगों के भले के लिए एक हम कॉमन ग्राउंड पे लाके सोल्यूशन ला सकते हैं। और उसका स्टार्ट यही हो सकता है कि एक तो इकोनॉमी स्टार्ट करें, फिर हम जो लो हैंगिंग फ्रूट जैसे कह रहे हैं कि सियाचिन हुआ या सर क्रीक हुआ, उसको रिजॉल्व करके इस पे आगे बढ़ सके। ये आपका अप्रोच होना चाहिए, इस तरीके से आपका आंसर होना चाहिए। प्लीज इसका आंसर लिखिएगा और इस पे जो भी पॉइंट्स दिया गया उससे मैच करा के आप सेल्फ इवेलुएट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम अपना ये सेशन समाप्त करते हैं। आप सभी को ये सेशन ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।